एक स्टूडेंट एक बार में ही बोलेगा, बोलो रानू। मुझे आपकी आवाज सुनाई दी थी कि बात सुन लो सर, अभी बात सुनाइए सर, क्या बात है बताओ। वो बाद में करना, 2:30 बजे के बाद यू आर फ्री, कुछ भी करना। अभी हम शुरुआत कर रहे हैं। कल का जो अपना लास्ट न्यूमेरिकल था, उस न्यूमेरिकल को कौन पढ़ेगा? लास्ट न्यूमेरिकल मनदीप, कल जो लास्ट न्यूमेरिकल दिया था उसको पढ़ो भाई। फाइंड आउट पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग क्या कह रहे हो? अच्छा, दिख नहीं रहा, कुछ आगे पीछे करके देख सकते हो, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत। ठीक है, थैंक यू सो मच। फाइंड आउट पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 3.65 ग्राम ऑफ HCl इन 2 लीटर H2O सॉल्यूशन। यही था, यही था। तो पीएच को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है सर? पीएच को फाइंड आउट करने का एक ही फॉर्मूला है, वो है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है, स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी कुछ होता है दैट डेनोट कंसंट्रेशन, दैट्स इट। आपके दिमाग में इतना रहना चाहिए। सेकेंडली, ये जो कंसंट्रेशन है यहां पर हम क्या लेते हैं? कंसंट्रेशन इज टेकन इक्वल टू मोलरिटी। भाई मोलरिटी एक तरीका है कंसंट्रेशन को बताने का, तो जितनी मोलरिटी आएगी वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जब इसकी मोलरिटी को मैं फाइंड आउट करने के लिए जाता हूं तो मोलरिटी का फॉर्मूला मैं देखता हूं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये फॉर्मूला होता है। एन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं सर? एन की वैल्यू के लिए मास इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास, तो ये हमने कितना निकाला था? 3.65 अपॉन 36.5, ऐसे ही आया था। तो इसकी जो मोलरिटी है वो आ जाती है आपकी 0.1 मोल पर लीटर। यूनिट जरूर लिखना, 0.1 मोल पर लीटर। अब पीएच को निकाल लेते हैं भाई। अब पीएच को निकालेंगे हम। पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 0.1 हो गया। अगला हर्डल इसमें क्या आ रहा है अभी सर? 0.1 का है ना, मुझे फाइंड आउट करना है क्या फाइंड आउट करना है? लॉगरिथम। तो इसमें मैं 2-3 चीजें आपको बताऊंगा। कितना आया था? 0.05, इतना आया था भाई। 2 लीटर था ना, डिवाइडेड बाय 2 किया था। 0.1 को डिवाइडेड बाय 2, 0.05। ठीक है, वो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट अप कर दी। अगला काम क्या होगा सर? इसका लॉगरिथम निकालना है, तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। साइंटिफिक नोटेशन, रक्षा स्टैंड अप, मुझे ये बताओ कि साइंटिफिक नोटेशन एक्चुअल में क्या है? मोटे तौर पे बताओ कि सर साइंटिफिक नोटेशन में ये होता है, एक नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल के रूप में मुझे उसको लिख देना है। क्वांटिटी उतनी रहे तो मैं 0.05 को कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं 5.000 इंटू 10⁻⁻², ये इसी के बराबर होगा भाई। 5 मुझे 4 डिजिट लेने हमेशा, यहां पर मैं 5.0 भी लिख सकता था, लेकिन मुझे जैसे मैंने आपको बताया कि लॉगरिथम में पहले यहां पे चेक करना है ना। लॉगरिथम की जो टेबल होती है उसके अंदर एक रो यहां पे होती है जिसमें 2 डिजिट होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में यहां पर 0, 1, 2, 3, 4, 5 तीसरा डिजिट ये वाला जो होता है वो 0 पे लेना होता है।
फिर यहाँ पर एक और वैल्यू होती है 1 2 3 4 5 अप टू 9, जीरो इसमें होती नहीं है, तो जीरो जीरो की जीरो वैल्यू। तो इस तरीके से जब मैं इसकी वैल्यू निकालता हूं टेबल को देख के, वो मैं यहां पे पुट ऑन कर दूंगा और वो उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, लॉगरिथम की जो टेबल होती है, कुछ तो बुक के पीछे कई बार दे देते हैं, किसी में नहीं भी देते भाई, समटाइम्स सेपरेटली दे देते हैं। नहीं तो इस न्यूमेरिकल में ना, जैसे ये जो न्यूमेरिकल है इसके अंदर अगर आपको log 5.000 इंटू 10⁻⁻2 इसकी वैल्यू मिलेगी आपको। मान लिया कि ये वैल्यू भाई आपकी 2 है, 2.1 फॉर एग्जाम्पल, उस न्यूमेरिकल में ये वैल्यू आपको दे दी जाएगी, उस वैल्यू को वहां पे पुट अप कर दो तो pH इज इक्वल टू -2.1 आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू नॉर्मली यहां पर माइनस आएगी, माइनस माइनस प्लस होगा बेटा, pH हमेशा प्लस में आएगी 0 से लेके 14 तक। न्यूट्रल सॉल्यूशन की pH कितनी होती है? लास्ट पर्सन, न्यूट्रल सॉल्यूशन की pH 0 से लेके 14 के बीच में जो मिडिल पॉइंट आता है नंबर 7, वो होता है न्यूट्रल सॉल्यूशन की pH। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। अगला टॉपिक क्या कहता है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ, नोट डाउन करो, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन pH स्केल। pH स्केल जो होती है हमारी 0 से 14, हाउ टू फाइंड आउट, ये तो हो लिया था। स्टेप 1 में इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, स्टेप 2 में टेबल को यूज करना है। यूज द टेबल, टेबल को यूज करना मैंने आपको बताया था, इसको प्रैक्टिस करो घर पे कैसे भी करके, है ना। चलिए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन pH स्केल। नॉर्मली हमारी जो pH स्केल होती है, लिखो बेटा, नॉर्मली pH स्केल इज 0 to 14। ठीक है, अब मैं टेम्परेचर को बढ़ा देता हूं। व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड देन pH स्केल डिक्रीजेस, pH स्केल डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि उसकी वैल्यू हो सकता है, जैसे टेम्परेचर नॉर्मली 60 डिग्री के ऊपर है ना बेटा, 60 डिग्री। रूम टेम्परेचर हमारा कितना होता है? रूम टेम्परेचर कितना लिया जाता है साइंस में? 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर मैं टेम्परेचर 25 ना लेके अगर मैं 60 डिग्री कर दूं तो हमारी स्केल हो जाती है बेटा 0 to 13। ये लो, स्केल घट गई है, स्केल का साइज कम हो गया, पहले 0 to 14 था, अब वो 0 to 13 हो गया टेम्परेचर के बढ़ाने से। तो इसमें क्वेश्चन पता है क्या आएगा? क्वेश्चन ये आएगा कि भी जो न्यूट्रल सॉल्यूशन है हमारा 60 डिग्री पे, उसकी pH वैल्यू कितनी होगी? तो भाई इस स्केल का मिड पॉइंट लेना पड़ेगा, और 0 to 13 का मिड पॉइंट तो अब 6.5 है, तो 60 डिग्री पे न्यूट्रल सॉल्यूशन की pH वैल्यू 6.5 होगी। ओके, समझ में आ गया? ठीक है, और अगर मान लो मैं क्या करूं, टेम्परेचर को कम कर देता हूं, व्हेन टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड, तो क्या होगा? व्हेन टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड देन pH स्केल इंक्रीजेस, वो इंक्रीज हो जाएगी। और नॉर्मली एक एग्जांपल के तौर पे ये देखा गया है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे स्केल का साइज 0 to 15 हो जाता है। ठीक है, ये लो, ऐसा मुंह मत बनाओ, ये बोल दो कि सर पिछले वाला स्लाइड लगा दो, नोट डाउन करो फटाफट। ये हो गया, जल्दी बनाओ, जिसका नहीं हुआ जल्दी। इसमें मैंने 2 ही पॉइंट नोट डाउन करवाए बेटा, एक तो ये कि भाई जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो pH स्केल का साइज डिक्रीज हो रहा है, और दूसरा पॉइंट ये कि भाई जब टेम्परेचर कम होगा तो pH साइज बढ़ेगा, स्केल का साइज बढ़ेगा। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है,
अंडरस्टूड। और उसके साथ साथ मैंने दो एग्जाम्पल भी दिए हैं, एक 0 डिग्री सेल्सियस का और एक 60 डिग्री सेल्सियस का। ओके, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, जब इंक्रीज किया जाएगा, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। ठीक है, हो गया। ये नोट डाउन करो, चल ये नोट डाउन करो बेटा, ये वाला पॉइंट। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा 60 डिग्री सेल्सियस पे न्यूट्रल सॉल्यूशन की पीएच बताओ। तो 60 डिग्री पे स्केल का साइज क्या है? 0 to 13। तो 0 to 13 का मिड पॉइंट जो होगा ना वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा बेटा। ठीक है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे स्केल का साइज 0 से 15 हो जाता है। अब इसका मिड पॉइंट क्या है? इस स्केल में मिड पॉइंट क्या है भाई? इस स्केल का जो मिड पॉइंट है 7.5, ये किसकी पीएच होगी इस टेम्परेचर पे? न्यूट्रल सॉल्यूशन की। ठीक है, न्यूट्रल सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। ओके, ये क्वेश्चन ऐसे आएगा, थोड़ा सा घुमा के पूछेंगे। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, मान लो कि मैं HCl ले रहा हूं, HCl का पीएच कौन बताएगा? HCl और ये NaOH, यहां पे मैं ले लेता हूं CH3COOH और एक ले लेता हूं मैं NH4OH, और ये मेरी स्केल है भाई 0 से 14, और यहां पर है ये 25 डिग्री सेल्सियस। सुनो भाई, मैं आपको 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दे रहा हूं, रूम टेम्परेचर पे। हम स्केल साइज उस टाइम 0 से 14 है, न्यूट्रल सॉल्यूशन की पीएच 7 होगी। तो मुझे ये बताइए, ये एक एसिड है, काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसकी पीएच कहां लाई करेगी? पूरी स्केल में कहां लाई करनी चाहिए? कहां पे आएगी? कहां पे आएगी नैतिक? HCl इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो बताइए भाई, जब हम यहां पर होते हैं, यहां पर होता है न्यूट्रल, जैसे जैसे इधर जाएंगे और स्ट्रॉन्ग, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ये जो वैल्यू होगी ना 0 या 0 के आसपास में, वो होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, लाइक दैट। ओके, तो HCl आपका फॉल करेगा कहां पे? HCl फॉल करेगा इस रीजन के अंदर, समझो इस रीजन के अंदर, 0 से 2 बोल सकते हैं, 0 से 1 बोल सकते हैं, उस रीजन में, इनिशियल रीजन में यहां पर फॉल करेगा। अब ये बताओ, CH3COOH क्या ये वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड? वीक एसिड है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक एसिड है, पूरा डिसोसिएट नहीं होता है। तो ये वीक है, तो कहां फॉल करना चाहिए? कि सर ये जो है ना, इस रीजन में फॉल करना चाहिए। ओके, तो यहां पर कितना है? 3.5, ये 4 मान लो या 4.5, यानी कि 3 से लेके और 5 तक CH3COH होता है, ये इस रीजन में फॉल करेगा। अब ये बताओ, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑल आर वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। कहां पे फॉल करेगा? कहां पे फॉल करना चाहिए? 14 के आसपास, क्योंकि जब हम इसकी तरफ मूव करेंगे तो बेस की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, तो इस रीजन में फॉल करेगा भाई, यहां पर। ठीक है,
यहां पर ये फॉल करेगा, यहां पर ये हो गया, यहां पर ये हो गया। अब बात करते हैं इसकी, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सो इट इज ए वीक बेस। कहां पे फॉल करना चाहिए? इस रीजन में। ठीक है, ये डायग्राम एज इट इज बना लो। आप ऐसे भी लिख सकते हो, और अगर अच्छा बनाना चाहो यहां पर ऐसे कर दो कि सर ये इस रीजन में आएगा, ये 7 हो गया, ये इस रीजन में फॉल करेगा, ये जो है ना इस रीजन में फॉल करेगा, ये यहां पर ये इस रीजन में फॉल करेगा। ठीक है, ऐसे ये डायग्राम बनाओ। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, फिर उसके बाद में वीक बेस एंड आफ्टर दैट स्ट्रॉन्ग बेस बनाइए, बनाओ। एनसीईआरटी हो गया, बना लिया। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच। पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है भाई? पीएच की इंपॉर्टेंस क्या, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 1 डाइजेस्टिव सिस्टम है ना जो हमारा, वो पीएच सेंसिटिव है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज पीएच सेंसिटिव। अगर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पीएच वैल्यू जैसी चाहिए वैसे नहीं है तो डाइजेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी। अब मैं आप लोगों से एक चीज पूछूंगा कि जब हम फूड को खाते हैं, ठीक है, तो उसका डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है? फूड डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम, कहां से स्टार्ट होता है? माउथ में। माउथ में सबसे पहले स्टार्ट होगा। तो मुझे ये बताइए माउथ के अंदर कौन सा पार्ट, कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन या फिर फैट, इन तीनों में से कौन सा कंपोनेंट फूड का हमारे माउथ के अंदर डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है? कौन बताएगा? यस, लास्ट पर्सन। यस, माउथ के अंदर डाइजेशन स्टार्ट होता है, लेकिन फूड का वो कौन सा पार्ट है जो माउथ के अंदर डिसोसिएट होना शुरू होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट होता है भाई, ठीक है। जब हमारा फूड स्टोमक के अंदर जाएगा, स्टोमक के अंदर याद करना बेटा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन कर लो। स्टोमक में क्या होता है? HCl हाइड्रोजन क्लोराइड प्रोड्यूस होता है स्टोमक की वॉल से। स्टोमक की जो वॉल होती है वहां से HCl सीक्रेट होता है और एसिडिक कंडीशन में फूड का डिसोसिएशन होता है स्टोमक के अंदर, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में, थोड़ी बहुत अमाउंट में नहीं, बहुत ज्यादा अमाउंट में, ठीक है। स्टोमक में HCl। फिर उसके बाद में फूड कहां जाएगा?
पैंक्रियाज के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, जो लीवर होता है ना, लीवर के अंदर होता है गोल ब्लैडर। गोल ब्लैडर होता है, वहां से निकलता है बाइल जूस, और ये जो बाइल जूस होता है ये जाके किसमें मिलता है, फूड के अंदर। ये जो बाइल जूस होता है ना, ये होता है बेसिक इन नेचर। नोट डाउन करो, बेसिक इन नेचर। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। स्टोमक में जितना डाइजेशन होना था हो गया, एसिडिक कंडीशन में जितना फूड को डिसोसिएट होना था हो गया, फिर वो चलता है स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। स्मॉल इंटेस्टाइन में थोड़ी देर के बाद में वो लीवर के आसपास में जब पहुंचता है ना, तो गोल ब्लैडर से बाइल जूस आता है और वो फूड के अंदर मिलता है। वो बाइल जूस क्या होता है, इट इज नथिंग बट दे आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ बेस होते हैं भाई उसके अंदर। अब हमारा फूड बेसिक कंडीशन में क्या होगा, डाइजेस्ट होगा। क्या स्टोमक की वॉल ऐसी होती है, वहां पर एंजाइम्स ऐसे होते हैं, उसको डैमेज नहीं होने देते। ठीक है, हमारे स्टोमक के अंदर जो एचसीएल निकलता है ना बेटा, वो काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है और अमाउंट में बहुत ज्यादा है। अगर डायरेक्टली स्टोमक में से एसिड निकाला जाए और उसकी कंसंट्रेशन चेक की जाए, इट इज वेरी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। लेकिन हमारे स्टोमक की वॉल ऐसी होती है, वहां पर एंजाइम ऐसे होते हैं कि उससे हमें नुकसान नहीं होता है। ठीक है, तो देखा हमने पीएच वैल्यू स्टोमक के अंदर कितनी होगी, लगभग 0 से लेकर 2 के बीच में। स्मॉल इंटेस्टाइन में कितनी पीएच होगी, सर 14 के आसपास, मोर देन 7 हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछेगा सीबीएसई के अंदर, यही है भाई। वो आपसे ये पूछेगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वेरी नियर टू गोल ब्लैडर पीएच वैल्यू क्या होगी, लेस देन 7, इक्वल टू 7, मोर देन 7, नन ऑफ दीज, मोर देन 7, क्योंकि बेसिक कंडीशन क्रिएट कर देगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, सेकंड इंपॉर्टेंट, एसिड रेन। एसिड रेन का प्रोजेक्ट किसने बनाया था, एसिड रेन वाला बनाया था आप लोगों ने। देखो भाई, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो एयर है, उस एयर के अंदर अगर CO2 की क्वांटिटी बढ़ जाए, CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाए, SO2 की बढ़ जाए, NO2 की बढ़ जाए, ये कुछ ऐसी गैसेज हैं जो एसिडिक इन नेचर हैं। ठीक है, जब ये H2O के साथ मिलती हैं क्या बनेगा, H2CO3। जब ये इसके साथ मिलेगा क्या बनेगा, H2SO3। इसके साथ मिलेगा क्या बनेगा, HNO3। ठीक है, बैलेंस कर लेंगे, बट ये एसिड प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, वाटर कहां से आया, ये वाटर बेटा वाटर वेपर्स, वाटर की वेपर है, दीज आर वाटर वेपर्स, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं। छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं, नोट डाउन करो भाई। एयर के अंदर कुछ गैसेज होती हैं CO2, SO2, NO2, जो कि वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ मिलकर एसिड बनाएंगी। H2CO3 का कॉमन नेम बताओ भाई, H2CO3 क्या बोलेंगे इसको, नो बताओ भाई, H2CO3 का नेम पता है, पता है बेटा, H2CO3 नो, कार्बोनिक एसिड। नोट डाउन करो, इसको क्या बोलेंगे, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का जिक्र बार बार आएगा, इसलिए मैं नोट डाउन करवा रहा हूं। तो जब ये एसिड यहां पर एयर के अंदर बन जाएंगे बेटा, यहां पर एसिड बन चुका है, ठीक है, ये एसिड बन गया, फिर क्या होगा, फिर सर एक दिन ऐसा होगा कि कुछ बादल आएंगे, है ना,
कुछ बादल आएंगे और ये क्या करेंगे, बारिश करेंगे, और इस बारिश के साथ में ये एसिड भी नीचे आ जाएंगे। और नीचे क्या है, नीचे हमारा ताजमहल है ना, ताजमहल है भाई। जब ये इसके ऊपर गिरेगा तो क्या होगा, ताजमहल किस स्टोन से बना है, संगमरमर से बना है। क्या केमिकल होता है वो, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट एक बेस है, ऊपर से एसिड आएगा, मान लो कोई एक एसिड ले लो, वो ले लो H2SO3, क्या बनेगा, कैल्शियम का सल्फाइड प्लस में H2CO3, यानी कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है डिसोसिएट होना शुरू हो जाएगा, और जब वो डिसोसिएट होगा तो उसका जो व्हाइट कलर है ना वो येलोइश होने लगता है, ठीक है। तो ताजमहल जितना व्हाइट पहले था आज उतना नहीं है। तो उसकी विसिनिटी में, उसके आसपास में जितनी भी केमिकल फैक्ट्रीज थी वो सारी बंद कर दी गई है, ठीक है। उन केमिकल फैक्ट्रीज को इसलिए बंद किया गया क्योंकि वहां से पोल्यूशन हो रहा था, CO2 SO2 NO2 गैसेज निकल रही थी। नोट डाउन करो इसको, नोट डाउन कर लो।